तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती जो 2026 आई है, उसका सामाजिक विज्ञान का एक टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। ये इतिहास का टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं ये वैकेंसी अलग है, स्वास्थ्य विभाग से है और इस वैकेंसी का सिलेबस भी अलग है मेरे भाई, ठीक है ना। तो उस सिलेबस को हम यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे। अभी आप देख रहे हैं जो सिंपल सिंपल सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश की पोएम्स हो गई, ठीक है ना, इनको सब कोई करवा रहे हैं। मैथ के कुछ पोर्शन है उनको सब करवा दे रहे हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान पर कोई हाथ नहीं लगा रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि सामाजिक विज्ञान में जो टॉपिक दिए गए हैं वो अलग लेवल के दिए गए हैं, ठीक है ना। लेकिन हम एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी करवाते हैं सोशल साइंस की, ठीक है ना। तो हमको जानकारी है कि भाई कहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो उसमें एक चैप्टर दिया गया है, आप खोल करके देखना सामाजिक विज्ञान वाले सेक्शन में, भारत में राष्ट्रवाद। अब ये भारत में राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? तो राष्ट्रवाद का मतलब है जब भारतीयों में अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने मन में भावना जगी है, उसी को हम भारत में राष्ट्रवाद कहते हैं। अब ये प्रेरित कहाँ से है? तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद चला था ना, तो यूरोप के राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर के भारत में भी राष्ट्रवाद चला था। आपके सिलेबस इतिहास में 2 ही चैप्टर हैं, एक तो यूरोप में राष्ट्रवाद है और एक भारत में राष्ट्रवाद है। पहले हम आपको भारत में राष्ट्रवाद करवा रहे हैं, क्यों? जिससे कि भारत वाले राष्ट्रवाद को आप समझ जाएंगे तो यूरोप के राष्ट्रवाद को भी आप समझ जाएंगे। अगर पहले यूरोप का राष्ट्रवाद करवा देंगे तो भारत वाला आपके ऊपर से निकलेगा, है ना, और यूरोप का भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले भारत के राष्ट्रवाद को समझिए, अंदर बढ़िया बढ़िया ट्रिक दी गई हैं, ट्रिक के द्वारा आपको चीज़ें याद होंगी। और राष्ट्रवाद क्या होता है समझ गए ना? जब भारतीयों के अंदर भारत को स्वतंत्र कराने की प्रेरणा जगी है, वहाँ से लेकर के 1947 जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया है तब तक के टाइम पीरियड को भारत में राष्ट्रवाद कहते हैं। सीधी सीधी बात समझ में आ गई। चलिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि 24 तारीख को आपका एग्जाम है, 24 जून को, और बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की आपको आवश्यकता भी नहीं क्योंकि हाई स्कूल लेवल का ही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सर कवर कहाँ से करेंगे? तो जो आपको हम एमसीक्यू करवाएंगे, एमसीक्यू जो करवाएंगे ना 100 प्रश्न, एक टॉपिक के 100 प्रश्न जो करवाएंगे ना 100 एमसीक्यू, उसमें हम एक एक पिन पॉइंट एक एक प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो यहाँ से आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और जब हम एमसीक्यू करवा देंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इस एमसीक्यू और इस थ्योरी से बाहर जाए। तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। सारी तैयारी आपकी हम इसी जो है यूट्यूब पर फ्री में करवाने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। फिर जो आपकी प्रैक्टिस से चालू करेंगे, जो आपका अस्पताल सहायक का, वो भी आप तक पहुंच सके। चलिए मास्टर टाइमलाइन आपको बता देते हैं। 1915 माना जाता है कि भारत में जो राष्ट्रवाद है उसकी शुरुआत 1915 मानी जाती है। अच्छा ऐसा क्यों माना जाता है? तो देखिए 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, कौन? महात्मा गांधी जो है वो भारत आए थे, ठीक है। इसी दिन एनआरआई डे भी मनाया जाता है, आपको पता होगा। तो महात्मा गांधी के भारत आने के बाद में ये माना जाता है कि जब महात्मा गांधी भारत आए तब से ही भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। नहीं तो उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले जो देखो 1905 में जो बंगाल विभाजन हो गया था, है ना, उससे पहले कांग्रेस क्या काम करती थी? उससे पहले कांग्रेस केवल अंग्रेजों के लिए काम करती थी। मतलब कि अंग्रेज जो बोलते थे कांग्रेस वही करती थी कि अंग्रेजों ने कह दिया हाँ भैया तुमको हम स्वतंत्र कर देंगे, थोड़ी बहुत पावर तुमको दे रहे हैं, तो कांग्रेस वाले खुश हो जाते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी बहुत पावर तो मिल गई, धीरे धीरे अपन स्वतंत्र करा ही लेंगे। तो पहले 1915 से पहले कांग्रेस का यह लक्ष्य नहीं था कि भारत को पूर्णतः स्वतंत्र कराया जाए। कांग्रेस का यह लक्ष्य था कि जो दमनकारी नीतियां अंग्रेज चला रहे हैं वो मत चलाएं, शासन हम पे करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों के अंदर ये विश्वास जगा कि नहीं हम पूरा फुल स्वतंत्र कराएंगे अपने भारत को, ठीक है ना, तब ये जो है राष्ट्रवाद का जन्म माना जाता है। और ये राष्ट्रवाद का जन्म उन्होंने यूरोप में देखा कि यूरोप की जनता ने कैसे जो है अपने यूरोप को स्वतंत्र कराया था। तो यूरोप में जो इटली का कह सकते हैं एकीकरण हुआ था, ठीक है ना, कैसे मुसोलिनी वहाँ पर आया था, तो वो सब जब यहाँ की जनता ने देखा तो इनके अंदर भी ये भावना पैदा हुई। अब ये भावना पैदा किसने की? तो 1915 से लेकर के 1947 तक जो भी भारत में कह सकते हैं कि जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, सरदार पटेल जी हो गए और आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह जी हो गए, इन सब लोगों ने भारत में राष्ट्रवाद का जो है सूत्रपात किया था। तो ये पूरा सिस्टम है। अब टाइमलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिकली यहाँ से जो प्रश्न आएंगे ना, तो 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आएंगे। इस टॉपिक से मुश्किल से 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में, और वो दोनों प्रश्न में से मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको गांधी जी के ही ऊपर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर फोकस ज़्यादातर जो है गांधी जी के आंदोलनों पर ही करेंगे, ठीक है। चलिए 1915 की बात करते हैं। तो 1915 में ये आपको जहाज दिखाई दे रहा है, पानी का जहाज। 1915 में गांधी जी वापस भारत आए थे। 1917-18 में गांधी जी ने शुरुआती सत्याग्रह किया था। कौन कौन सा सत्याग्रह था वो अभी आपको आगे वाली स्लाइड्स में डिटेल में समझा देंगे, ठीक है।
उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में होता है 1919 का रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग का हत्याकांड। ये भी अभी डिटेल बताते हैं, अभी केवल बता रहे हैं क्या क्या हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिर 1920 का सहयोग आंदोलन होगा जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था। फिर 1942 का होगा सबसे खतरनाक 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में चौरा चौरी कांड भी हुआ था, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और फिर 1942 के इस भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में 1947 में अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता दे दी थी। तो ये पूरा हम 1915 से लेकर के 1947 तक अभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और इसके टॉप 100 MCQ भी हम कल आपके लिए लेकर के आ जाएंगे, जैसा आपका सपोर्ट रहेगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ सर ले आइए, तो हम ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, उसको हमने साइड में कर दिया है। गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में भाषण कब दिया था? आप सबको पता है BHU की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी, ठीक है ना। लेकिन गांधी जी भी वहाँ पर गए थे कब? 1916 में ही गए थे जब स्थापना हुई थी। 1916 में विशिष्ट वर्ग और गरीब किसान के मध्य में इनका अंतर बताते हुए गांधी जी ने वहाँ पर जो है भाषण दिया था। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब पेपर को कठिन बनाएंगे तो इस तरह के कुछ डीप प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, हालांकि लास्ट में हम कुछ MCQ भी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में MP पुलिस का रिजल्ट आया है फाइनल, ठीक है। MP जो है MPSI प्री का रिजल्ट आया है, इसके अलावा वर्ग 3 चयन परीक्षा का रिजल्ट आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स हमने तैयार किए हैं अभी ऑफर के तहत 13 मई तक। कब तक? 13 मई तक ये नोट्स मात्र 99 रुपये में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 13 मई तक ऑफर, ध्यान रखना। 13 मई के बाद में ये 149 रुपये के हो जाएंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखना। 13 मई तक आप लोग ले लीजिए, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? तो हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, जितने भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में दिए गए हैं, पिन पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस सामने रख लेना और हमारे नोट्स सामने रख लेना। एक एक सब्जेक्ट, एक एक सिलेबस का पॉइंट हमारे नोट्स से मिलाते चलना, आपको सारे के सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। क्योंकि नया सिलेबस है, अभी इस तरह के नोट्स किसी ने प्रिपेयर नहीं किए हैं, तो भाई किसी को शेयर भी मत करना, नहीं तो लोग इसी की नकल फोटोकॉपी करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने खुद अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं। तो शुक्ला सर के स्पेशल सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र अभी 99 रुपये में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको अभी 13 तारीख तक मात्र 99 रुपये का पेमेंट करना है, और जो लोग 13 के बाद में देख रहे हैं वो लोग 149 का पेमेंट करेंगे। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस WhatsApp नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। नीचे लिख देना है अस्पताल सहायक के नोट्स। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट नोट्स आपको इसी नंबर से सेंड कर दी जाएंगे। अस्पताल सहायक का WhatsApp ग्रुप का लिंक भी आपको सेंड कर दी जाएगा, जिस पर क्लिक करके आपको WhatsApp ग्रुप में जुड़ जाना है। वहां पर आपको आगे के सारे PDF जो हम MCQ करवाएंगे, जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, वो सब उसी ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे। और जिस तरह से MP पुलिस के ग्रुप में से 95% लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसी तरह से अस्पताल सहायक के ग्रुप में भी यहाँ से सिलेक्शन होंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट्स लेकर के आप लोग इस ग्रुप में जुड़ जाइए और जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आप समझ लो, मैथ वगैरह सबके नोट्स हैं, बिल्कुल पिन पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग सिलेबस को सामने रख करके देख लेना, ठीक है मेरे भाई। चलो अब बढ़ते हैं आगे, यही QR कोड है। चलो अब हम यहाँ शुरुआत करते हैं गांधी जी के शुरुआती सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जी से ही प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे। ये मान के चलिए कि गांधी जी का ही चैप्टर ही है, यहाँ से प्रश्न आएंगे तो गांधी जी से आएंगे, एक आध दो प्रश्न इधर उधर से आ जाए तो भले आ जाए। चलो तो देखो, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा माना जाता है? चंपारण में किया था इन्होंने 1917 में, और बिहार में है चंपारण। क्यों किया था? तो किसानों के लिए नील की खेती के विरुद्ध में। देखो होता क्या था, होता ये था कि यहाँ पर जो किसान थे वो बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? अंग्रेज लोग ये कहते थे कि भैया जितनी तुम्हारी ज़मीन है इसके 1/3 1/20वें हिस्से पर तुमको क्या करना है? नील की खेती करना है। अब नील की खेती पर क्या होता था? नील की खेती किसी भी अगर आपने खेत में नील की खेती कर दी तो वो खेत बंजर हो जाया करता था। तो इस तरह से किसान पूरी तरह त्रस्त हो चुके थे और अंग्रेज मानते नहीं थे, नील की खेती करवाते थे, किसानों का पूरा खेत खराब होता चला जा रहा था। तो फिर इस बात को लेकर के राजकुमार वर्मा गांधी जी के पास में गए। उन्होंने कहा यार गांधी जी ऐसी बात है कि ये अंग्रेज जो है जबरदस्ती यहाँ पर नील की खेती करवा रहे हैं, वहाँ के किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ करो नहीं तो फिर पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर गांधी जी राजकुमार वर्मा के कहने पर यहाँ पर आए थे और नील की खेती के विरुद्ध, यानी 3 कठिया पद्धति चलती थी, 3 कठिया पद्धति, ठीक है। 3 कट्ठे पर इनको नील की खेती करना ही पड़ता था। तो 3 कठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी ने यहाँ पर चंपारण में सत्याग्रह किया। ये इनका पहला सत्याग्रह माना जाता है। ये ध्यान रखना, पूछेंगे पहला सत्याग्रह कौन सा है भारत में, तो ये चंपारण सत्याग्रह है, जो कि बिहार में 3 कठिया पद्धति के विरोध में इन्होंने किया था और यहाँ पर सफलता मिली और पहली बार में ही इनको यहाँ पर सफलता मिल गई और अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया। जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाते थे किसानों पर वो भी समाप्त कर दिया गया। अब अगर आपसे पूछे कि भाई भूख आंदोलन कब हुआ था, तो ये ध्यान रखना, भूख आंदोलन और सत्याग्रह में डिफरेंस है। पहली भूख हड़ताल उन्होंने यहाँ पर की थी, कब?
देखिए अहमदाबाद में इसके बाद में यहाँ पर इनको पॉपुलैरिटी बहुत मिल गई कि गांधी जी जहाँ भी जा रहे हैं लोगों की सहायता कर रहे हैं और अंग्रेज भी इनकी बात मान रहे हैं, ठीक है, इनका कुछ अलग ही सिस्टम है। तो फिर अहमदाबाद में जो मिल के मजदूर थे, इन्होंने भी गांधी जी को बुलाया कि भाई गांधी जी ऐसी ऐसी बात हमारे सामने है, कुछ समस्या हमको आ रही है। क्या आ रही है? तो अहमदाबाद में 1918 में, गुजरात में है अहमदाबाद, यहाँ पर मिल मजदूरों के लिए बोनस विवाद हो गया था। समस्या क्या हुई थी कि यहाँ पर बीमारी फैल गई थी और मतलब कि महंगाई बहुत आ गई थी, है ना, तो सूखा भी पड़ गया था। तो ऐसे में यहाँ के जो मजदूर थे वो ये कह रहे थे कि जो हमारा बोनस है उस बोनस को बढ़ा दो। ये लोग बोनस दे ही नहीं रहे थे, जो मिल का मालिक था वो बोनस नहीं दे रहा था, है ना। तो फिर इन्होंने कहा था कि हमको बोनस चाहिए और बोनस को बढ़ा करके दो। तो इसी की बात को लेकर के गांधी जी के पास में गए थे। गांधी जी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर इन्होंने अहमदाबाद में जो है मिल आंदोलन किया था और ये भी इनका पूरी तरह से सफल हुआ था। डेट पूछते हैं केवल, कहाँ पर अहमदाबाद में मतलब कब किया था? तो 1918 में इन्होंने ये आंदोलन किया था। 1917 चंपारण हो गया, 1918 अहमदाबाद हो गया। इसके बाद में खेड़ा पहुंचे। खेड़ा में क्या हो गया था? तो खेड़ा में वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। 1918 में खेड़ा जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ पर किसानों के लिए फसल चौपट लगान माफी, यानी कि यहाँ की जो फसल थी वो चौपट हो गई थी, अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, ठीक है। सूखा पड़ने की वजह से यहाँ की जो फसल थी वो चौपट हो गई थी, मतलब खराब हो गई थी। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर ये कह रहे थे तुम्हारी फसल खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, हमें तो टैक्स चाहिए तो चाहिए। फिर इसी की बात के विरोध में, यानी लगान माफी, उन्होंने अब किसानों ने कहा कि भैया गांधी जी कुछ करो, लगान माफ करवा दो हमारा, नहीं तो हम तो बिल्कुल बिक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर गांधी जी यहाँ पर आए थे खेड़ा में और खेड़ा में आकर के उन्होंने सत्याग्रह किया था और इनकी लगान को माफ करवाया था। तो ये 3 महत्वपूर्ण है और 3 शुरू के गांधी जी के आंदोलन है। ये क्रम से पूछ लेते हैं, तो क्रम ध्यान रखना, केक, CAKE, केक याद कर लो, ये रेट रखिए, देखो, केक खाओ सत्याग्रह मनाओ, केक खाओ सत्याग्रह मनाओ, ठीक है। ये तीनों सत्याग्रह आंदोलन जो है वो गांधी जी ने किए थे। क्रम ध्यान रखना, CAK यानी कि चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह 1917, 1918 और 1918, बस, ठीक है। तो ये पूछेंगे आपसे, चाहे लगाने के लिए बोल देंगे क्रम से लगाओ, या फिर अलग अलग डेट पूछ सकते हैं, या फिर इनका क्रम पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब ये 3 आंदोलन हो गए। अब अंग्रेजों को भी पता चलेगा भैया ये गांधी जी कहाँ से आ गए हैं, ये बड़ा पॉपुलर हो रहे हैं। तो देखिए इन आंदोलनों ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता बनाया जिनके दिल में गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। तो अब लोगों को ये पता चल गया कि महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी नहीं नाम था इनका, मोहनदास करमचंद गांधी नाम था। बोले मोहनदास करमचंद गांधी हैं, एक बैरिस्टर है और ये 1915 में भैया आए हुए हैं भारत में, भारत के गुजरात से संबंधित हैं, ठीक है। और ये गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के लिए ये सारी बातें जो है करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो इनकी जो है पॉपुलैरिटी हो गई बहुत ज़्यादा, ये फेमस हो गए। फिर क्या हुआ? फिर आगे देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं रोलेट एक्ट की। तो ये सब सिस्टम 1918 तक चल ही रहा था कि 1919 में एक एक्ट आ गया। कौन सा एक्ट? रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। क्यों कहते हैं काला कानून, वो देख लो, रोलेट एक्ट से भी प्रश्न बन सकता है। देखो, तो ये रोलेट एक्ट क्या था? तो सर सिडनी रोलेट के द्वारा पारित एक कठोर कानून था, जिसमें क्या था, प्रेस पर प्रतिबंध और बिना जांच मुकदमे के जेल। इन्होंने ये कहा था कि भाई देखो, हम प्रेस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और किसी को भी बिना किसी मुकदमे के घर से उठा करके जेल में डाल सकते हैं, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। और रॉलेट एक्ट ने कह दिया भैया कि सीधे हम तुमको उठाएंगे, बिना किसी मुकदमा के, बिना किसी कार्रवाई के तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। अब ये भी बहुत बड़ी समस्या होगी, भाई किसी को अपने मन से उठा ले रहे हैं, कोई घर में बैठा खाना खा रहा है, आए उठाए और जेल में डाल दिया, ये क्या मतलब है, ठीक है। तो ये रोलेट एक्ट हुआ करता था। प्रतिक्रिया क्या हुई? गांधी जी ने देशव्यापी अभियान चलाया। गांधी जी का एक काम करते हैं, पूरे देश में इसका विरोध करवाते हैं, ठीक है। तो गांधी जी उस समय पॉपुलर हो ही रहे थे धीरे धीरे। तो पहले गुजरात से शुरू किया और गुजरात के बाद में ये पूरे देश में फैल गया रोलेट एक्ट, ठीक है। रोलेट एक्ट में क्या हुआ? गांधी जी का सब लोग दुकानें बंद कर दो अपनी, ठीक है, स्कूलों का बहिष्कार कर दो। जब तुम स्कूल में ही नहीं जाओगे, दुकान से कुछ खरीदोगे नहीं, तो फिर क्या होगा? अंग्रेज लोग बुरी तरह से इकोनॉमिकली, वो कह सकते हैं कि इकोनॉमिक की दृष्टि से वो एकदम से ध्वस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये बात कहा। पंजाब में इसका पुरजोर विरोध हुआ। तो सबसे कड़ा विरोध पंजाब में हुआ, क्योंकि युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के बावजूद इन जो है इसको काला कानून कहा जाता है। भाई पंजाब के लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना, जो युद्ध हुआ था उसमें साथ दिया था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये कानून लगाया जा रहा था, तो इसको हम काला कानून कहते थे। एग्जाम पॉइंट देख लीजिए, इस एक्ट के विरोध के दौरान ही गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और जलियांवाला बाग जैसी दुखद हत्याकांड हुआ था। जैसा कि आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के जलियांवाला बाग में लोग इस कानून का विरोध कर रहे थे। सैफुद्दीन किचलू वगैरह को गिरफ्तार कर लिया था बिना किसी मुकदमे के। तो शांतिपूर्ण तरीके से लोग जलियांवाला बाग में आकर के और इसका विरोध कर रहे थे। जनरल ओ डायर आया, उसने जो है एक जो निकास स्थान था इस पूरे बाग का, वहीं पर अपने सारे सिपाही लगा दिए और वहां से उन्होंने अंधाधुंध गोली चलाना चालू कर दिया, फायरिंग कर दिया, जिससे कि यहाँ पर जितने भी महिलाएं बुजुर्ग थे वो सब लोग यहाँ पर मार दिए गए, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं शहीद हो गए थे, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बस आपको इतना ध्यान रखना, बाकी जब MCQ करवाएंगे तो पूरा करवा देंगे। वैसे आज सुबह हमने
आज शाम को 4 बजे जो वीडियो बनाई है एमपी जेल पैरी वाली, उसमें भी आज हमने जो है मध्यकालीन इतिहास को कवर किया, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के टॉप 100 प्रश्नों को कवर किया है। तो आप लोग वो वीडियो जा करके जरूर देख लेना, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। वहाँ पर आपके ये वाले एमसीक्यू वहाँ पर भी मिल जाएंगे। बाकी इसके लिए तो हम अलग से करवाएंगे, लेकिन सुबह वाली वीडियो आप लोग देख लेना जो जेल पैरी की बनाई है, 4 बजे हमने वीडियो अपलोड की है, वो आप देखना, ठीक है। उसमें आपको इसके एमसीक्यू मिलेंगे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भैया। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये सारी सिस्टम हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में भैया असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। देखो 1915 में गांधी जी ने क्या है कि मतलब कि कह सकते हैं कि अपनी अंग्रेजों की सहायता की थी युद्ध में, तो उनको केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। लो पकड़ो भैया तुम उपाधि, हमें उपाधि नहीं चाहिए, ये तुमने बहुत गलत काम किया है जो तुमने यहाँ पर ये मतलब जलियांवाला बाग में ही हत्याकांड किया है। उसके बाद चालू हुआ असहयोग आंदोलन 1920। अब असहयोग आंदोलन में क्या हुआ ये देखो, तो ये प्रारंभ हुआ 4 सितंबर 1920 को, ये डेट आपको ध्यान रखना है ना। तो 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। उद्देश्य क्या था, तो रोलेट एक्ट के जवाब में स्वराज प्राप्त करना। इन्होंने कहा तुमने रोलेट एक्ट लागू किया है, हम इसका पूरा विरोध करते हैं और हमको हमारा पूरा स्वराज चाहिए, अब हम बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हैं। प्रशासन के साथ असहयोग करके सरकार को रोकना, यानी कि प्रशासन जो भी बात कहे उसका पूरा विरोध करना है। इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा देखो एक काम करो, सबसे पहले बहिष्कार करो। अब गांधी जी उस टाइम पर उनकी बातों को जो है सफलता भी मिल रही थी, तो जैसा जैसा वो बोलते थे वैसा वैसा लोग करते थे। तो यहाँ पर बहिष्कार शुरू हो गया। बहिष्कार में क्या था, स्कूलों कॉलेजों विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करना, ना तो वोट डालेंगे, ना कॉलेज जाएंगे, ना स्कूल जाएंगे, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, एक विरोध दर्शाएंगे। उसके बाद में और क्या, विदेशी कपड़े, जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, आयात में भारी कमी आई। यानी देखो अंग्रेज क्या करते थे, भारत से जो है सूती वस्त्र लेते थे, विदेश पहुंचाते थे, वहां से मैन्युफैक्चरिंग किया, बढ़िया उसको डेंट पेंट किया और भारत में आकर के बेच देते थे। तो ये भारत का दोनों तरफ से नुकसान हो रहा था, ठीक है ना। तो गांधी जी ने कहा कि विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, विदेशी कपड़ों को समाप्त करो। तो विदेशी कपड़ों की होली जलानी जाने लगी, लोगों ने कपड़े खरीदने ही बंद कर दिए विदेशी। तो यहाँ पर आयात पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिससे कि अंग्रेजों को जो है घाटा होने लगा। और क्या हुआ, व्यापारी वर्ग का जो है ना वो भागीदारी कम थी। व्यापारी वर्ग इसमें सहयोग नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे भाई, व्यापारियों का अलग डर था कि भाई अगर हम इसमें जाएंगे तो अंग्रेज हमारे ऊपर टैक्स वैक्स लगा देंगे, ठीक है। और श्रमिकों की अशांति का डर भी था उनको, इसलिए व्यापारी लोग जो है वो इसमें भागीदारी कम कर रहे थे। किसान, ये बड़े पैमाने पर किसानों की भागीदारी बड़ी पैमाने पर थी। तो असहयोग आंदोलन के 3-4 पिन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। पहली बात, बहिष्कार किया गया। दूसरी बात, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तीसरी बात, व्यापारी वर्ग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया या बहुत कम लिया। पूछेंगे सबसे ज़्यादा हिस्सा किसने लिया, तो किसानों ने। बड़े पैमाने पर किसानों की भागीदारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि शुरुआत में जाइए किसानों के लिए गांधी जी ने कितने सत्याग्रह किए थे ना, 1918 में किया, चंपारण में किया। तो किसानों के तो ये नेता बन चुके थे, ये जो भी कहते थे किसान उसको मानते थे, है ना। तो किसानों की भागीदारी इनके आंदोलनों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। चलो अब कह रहे हैं क्या इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया था, तो नहीं, उच्च और मध्यम वर्ग तक ये सीमित था। महिलाओं ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था और व्यापारी वर्ग ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखो, अब अंग्रेजों को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगे हैं, तो एक काम करते हैं, इनके विरुद्ध क्या करते हैं, अपन अफवाह फैला देते हैं जिससे कि लोगों को डर लगने लगेगा। तो यहाँ पर क्या किया, अफवाह फैलाने के लिए तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी क्या पहनते थे, साधारण धोती पहनते थे। तो राजा द्वारा किसानों के दुखों को दूर करने के लिए भेजे गए थे। जो वहाँ के लोकल लोग थे उन लोगों ने कहा कि भाई जो गांधी जी आए हैं ना, जो किसान लोग थे, गांधी जी जो आए हैं वो गांधी जी हमारे लिए मसीहा हैं, ठीक है। गरीबों के दुखों को, किसानों के दुखों को दूर करने वाले मसीहा हैं गांधी जी, ठीक है। अंग्रेज शासक, मतलब किसानों के मन में ये हो गया कि अंग्रेज शासक को अगर कोई भगा सकता है, कोई नियंत्रण कर सकता है तो गांधी जी हैं, ठीक है। तो किसानों के लिए वे गांधी बाबा या गांधी महाराज के उद्धारक थे, ठीक है। उनको लोग गांधी बाबा या गांधी महाराज कहने लगे, ठीक है। चरखा और स्थानीय भाषा ने उन्हें आम जनता से जोड़ा। चरखा से अपना जो है कपड़ा वपड़ा बनाते थे और आम बोली बोलते थे, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज होती थी उसको ये बोलते थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि स्थानीय जनता उनसे जुड़ गई थी और लोग जनता मानने लगी इनके पास में चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, ठीक है ना। भाई उस टाइम पर जनता अनपढ़ थी, इतना ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं था। आजकल तो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, सबको बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना। पहले जनता ऐसी सीधी सादी हुआ करती थी। जब उन्होंने देखा कि गांधी जी ने 3-3 आंदोलन करके अंग्रेजों को झुका दिया है, तो भाई गांधी जी हमारे लिए गांधी बाबा हो गए, गांधी महाराज हो गए, ठीक है। और इनके पास में चमत्कारिक शक्तियां हैं कि छड़ी घुमा देते हैं और अंग्रेज भाग जाते हैं, डर के भाग जाते हैं अंग्रेज, ठीक है ना। और इनको ये भी डर हो गया था कि विरोध करने वाला, अगर कोई गांधी जी का विरोध करेगा तो उसके घर रहस्यमय तरीके से गिर जाएंगे, फसल चौपट हो जाएगी। इस तरह का जो है यहाँ पर अफवाहें फैलने लगी थी। ये अफवाहों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस प्रकार की अफवाहें फैलती थी, है ना। अब ये अफवाहें वाली बात अभी तक किसी ने आपको पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन हम आपको बिल्कुल डीपली लेकर के चलना चाहते हैं। कहीं से ही प्रश्न आए, आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी पूरी तरह से पॉपुलर हो चुके थे, किसान उनको जो है भगवान मान चुके थे, गांधी बाबा कहते थे, गांधी महाराज कहते थे, चमत्कारी शक्तियां मानते थे, ठीक है। अब आगे क्या हुआ,
उसके बाद में हम आते हैं सीधे दांडी मार्च पर, है ना। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एकदम पूरा लेकर के नहीं चलेंगे, वो पूरा आपका एमसीक्यू में कवर हो जाएगा। टॉप 100 में आपको पूरा एमसीक्यू में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अभी हम जो मेन पॉइंट है थ्योरी वाले उनको कवर करते हुए चलते हैं। तो दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था, कब से? तो 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह चला था। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा। देखो देखो, अब ये आपको एक पेपर की कटिंग दिख रही है, कल हम नमक कानून तोड़ेंगे। ये उस टाइम का पेपर अखबार था जिसमें उन्होंने कहा था, गांधी जी ने आह्वान किया था। क्या कहा था? 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में कहा था, जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी के इस सामुदायिक टोले की तरफ चला था तो मुझे यकीन नहीं था कि यहाँ तक आने दिया जाएगा। यदि कोई कहता है कि मेरे हृदय में अपूर्ण आस्था का, मतलब ये पूरा आप आराम से पढ़ लो रुक करके, ठीक है। तो यहाँ पर जब उन्होंने नमक कानून को तोड़ने की बात कही थी, 5 अप्रैल की ये डेट है, ठीक है। आज अखबार पढ़ते हो डेट डली रहती है ना, इस तरह से डेट डली थी। तो 5 अप्रैल 1930 को उन्होंने कहा था दांडी पहुंचने के बाद में कि कल जो है हम कानून तोड़ने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा था, भैया हमको विश्वास नहीं था कि हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, हमको तो ये लग रहा था कि अंग्रेज जो रास्ते में हमको उठा लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये आप लोगों का सहयोग है, तो धन्यवाद उन्होंने व्यक्त किया था। ये अखबार की कटिंग है। अब देखो नमक ही क्यों तोड़ा? देखो नमक कानून इसलिए तोड़ा क्योंकि नमक उस टाइम पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। भाई सब्जी में नमक नहीं रहेगा तो पूरा सिस्टम खराब है। और अंग्रेज क्या करते थे, इसी पर टैक्स लगाते थे ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, कि तुम घर पे नहीं बनाओगे, हमारे नमक को खाओगे। और नमक बहुत ज़्यादा जरूरी था, तो इसलिए नमक कानून को तोड़ना जो है गांधी जी ने जरूरी समझा। तो नमक पर एकाधिकार अंग्रेजों का था, कोई और कहीं से नमक नहीं खरीद सकता था। नमक का एक सार्वभौमिक कर लगा दिया था, एक टैक्स लगा दिया था, जिसका असर गरीब से लेकर के अमीर पर पड़ता। भाई नमक तो हर कोई खाएगा, गरीब भी खाएगा, अमीर भी खाएगा। तो यहाँ पर एक छत्र अधिकार करना चाहते थे अंग्रेज नमक पर, इसलिए गांधी जी ने नमक कानून को ही तोड़ा है। गांधी जी नमक कर भूखे लोगों से 1000% से अधिक उगाही की थी। मतलब कि जितने भी भूखे लोग थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स ये लोग जो है अंग्रेज लगाया करते थे भूखे लोगों पर, ठीक है। तो गांधी जी की हेल्प भी इन लोगों ने ही की थी, किन लोगों ने? जो लोग जो है नमक के लिए परेशान थे, ठीक है। तो दांडी में समुद्र तट पर नमक बना करके गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल फूका था। तो यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा का अर्थ है कि हाथ जोड़ के विनयपूर्वक आंदोलन करना, ठीक है। तो 12 मार्च को ये शुरू हुआ था। 78 सहयोगी थे, 78 सहयोगी के साथ में गांधी जी चले थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंच करके नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून क्यों तोड़ा ये भी हमने आपको बता दिया। चलो अब शुरू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। जिस दिन नमक कानून तोड़ा उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया 1930 में 6 अप्रैल से। देखिए प्रारंभ तो 4 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ में इसका प्रारंभ हुआ था। गोल क्या था, लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता। गांधी जी ने कहा कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, आंदोलन कर रहे हैं हम नमक कानून तोड़ेंगे और पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के रहेंगे, ठीक है। तो पूर्ण स्वतंत्रता 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का बिगुल फूंक दिया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि भैया आप हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। तो उधर से कांग्रेस की तरफ से पूर्ण स्वतंत्रता का बिगुल फूंका गया, इधर से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया था। केवल असहयोग नहीं बल्कि विशेष कानून, जैसे कि उन्होंने कहा भाई असहयोग आंदोलन नहीं करना है, केवल असहयोग नहीं करेंगे, मतलब कि केवल हम कपड़े की होली ही नहीं जलाएंगे, केवल उनका सहयोग ही नहीं करेंगे, बल्कि हम और क्या क्या करेंगे? तो नमक का कानून जो है इसको तोड़ेंगे, वन कानून जो है इसको तोड़ेंगे, सरेआम इन कानूनों को तोड़ेंगे। इस तरह से हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। महिलाएं पहली बार सक्रिय भागीदारी हुई भैया। स्वदेशी जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें महिलाओं ने भी पहली बार जो है इस आंदोलन में भाग लिया था। तो शराब, विदेशी कपड़े की दुकानों पर महिलाओं ने धरना दिया, शराब को बिकने नहीं दिया, विदेशी कपड़ों को बिकने नहीं दिया। तो ये स्वदेशी अपनाओ का नारा पहली बार कौन से आंदोलन में महिलाओं ने भी सहयोग किया था? सविनय अवज्ञा में। व्यापारी वर्ग भी आ गया। व्यापारी वर्ग को ये भी लगा यार गांधी जी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, नमक कानून को तोड़ दिया है। भाई नमक तो हर कोई खाता था, व्यापारी वर्ग भी खाता था। व्यापारी वर्ग के ऊपर जब टैक्स लगने लगा बहुत ज़्यादा नमक के लिए, उन्होंने कहा अब क्या करें, टैक्स तो कम होना चाहिए। कहा टैक्स कम कौन करवा सकता है? कि गांधी जी करवा सकते हैं। तो चलो गांधी जी के पास में। तो गांधी जी के पास में व्यापारी वर्ग भी आ गया और उनकी आर्थिक रूप से मदद की व्यापारी वर्गों ने। भाई पैसा भी तो चाहिए, हर एक चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए रहता है। अगर आंदोलन चल रहा है तो भी पैसा चाहिए, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमको भी पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में पूरी टीम लगी हुई है। हमारा कोई बड़ा चैनल तो है नहीं कि 2 मिलियन 3 मिलियन वाला चैनल है कि यूट्यूब से इतना पैसा आ जाएगा कि उन लोगों को हम पेमेंट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे जो नोट्स बनाते हैं वो नोट्स आप लोग परचेज करते हैं, उससे जो आता है उससे जो टीम है हमारे साथ में, जो टाइपराइटर हैं, जो बाकी महोदय हैं, उन लोगों को हम पेमेंट करते हैं ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सहयोग किया कीजिए। मेहनत इतना आपके लिए हम कर रहे हैं तो 99 रुपये में कुछ चला नहीं जाएगा आपका, है ना। बल्कि अच्छी तैयारी, अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर हम प्रैक्टिस भी करवा देंगे आपकी, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको वीडियो को शेयर करना है। तो जीडी बिरला जैसे उद्योगपतियों का आर्थिक समर्थन मिला। जो उस टाइम पर बिरला लोग थे, बिरला लोगों ने क्या किया, गांधी जी का समर्थन किया। तो जीडी बिरला थे उसमें प्रमुख, उन लोगों ने क्या किया, जो है धन के रूप में काफ़ी सारा जो है मदद की, किसकी? गांधी जी की।
किसान भी आ गए, किसान तो पहले से ही थे। तो यूपी, बिहार, गुजरात में किसानों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली थी। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? सरकार ने लाठीचार्ज किया, हजारों सत्याग्रही जेल गए, लेकिन फिर भी इनका जो है मनोबल नहीं टूटा। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो मेगा मैट्रिक्स है क्या, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या डिफरेंस था? पहले अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, देखिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी एनसीएम की बात करते हैं, तो इसका लक्ष्य था कि अब हमें स्वराज की प्राप्ति करनी है। ठीक है, उस टाइम पर एनसीएम का लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति, लेकिन सविनय अवज्ञा का था भाई हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, स्वराज नहीं। स्वराज का अर्थ ये था कि हम केवल शासन करेंगे, बल्कि हमारे ऊपर भी जो है अंग्रेज करते रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन सविनय अवज्ञा में कहा कि नहीं, हमको स्वराज नहीं, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूरी तरह से स्वतंत्रता हमको चाहिए। उसके बाद में प्रशासन के साथ में काम न करना, ये एनसीएम का उद्देश्य था। लेकिन सविनय अवज्ञा का क्या था कि काम तो नहीं करेंगे, साथ ही साथ हम कानूनों को भी तोड़ेंगे। ठीक है, इसमें महिलाओं की सीमित भागीदारी थी, असहयोग आंदोलन में महिलाएं नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर महिलाएं अत्यधिक भागीदारी की। महिलाओं ने शराबबंदी की, शराब के ठेकों के सामने जाकर के इन्होंने कानून को तोड़ा और शराब ठेकों को बंद करवा दिया। यहाँ पर उद्योगपति लोग नहीं आते थे, क्यों? क्योंकि उद्योगपतियों को डर था भैया कि अंग्रेज हमारे ऊपर टैक्स न लगा दें। लेकिन जब देखा कि अंग्रेज भैया हमको नमक तक नहीं खाने दे रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, उद्योगपति भी इसमें आ गए और उद्योगपतियों का भी पुनर्जोर समर्थन मिला गांधी जी को। और ये एक सीमित क्षेत्र में असहयोग आंदोलन जो है वो सीमित से गुजरात के आसपास तक सीमित रह गया था, लेकिन जो सविनय अवज्ञा था ये पूरे देश में फैल गया। तो सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन में ये कुछ डिफरेंस थे जिनको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछें कि भैया कौन सा ऐसा मूवमेंट था जो सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले असहयोग आया था, उसके बाद में सविनय आ गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आया था। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं गोलमेज और पूना पैक्ट से। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ पर, लंदन में। गांधी जी गए, कोई सफलता कुछ खास मिली नहीं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में गांधी जी खाली हाथ लौटे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, उनके संपूर्ण भारत के प्रतिनिधित्व को चुनौती दी थी कि जो गांधी जी हैं वो उन्होंने संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व किया और वहाँ से खाली हाथ लौट करके आ रहे हैं, तो गांधी जी का जाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ये बात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कही थी। क्या कही थी वो देखो। उसके बाद में क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। अब पूना पैक्ट में क्या हुआ, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों को राजनीतिक सत्ता चाहिए। बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि अब दलितों को भी राजनीतिक सत्ता चाहिए, सवर्ण हिंदुओं ने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी। महात्मा गांधी ने क्या कहा, पृथक निर्वाचिका से दलित हमेशा के लिए समाज की मुख्यधारा से कट जाएंगे और छुआछूत का विनाश जरूरी है। दलितों के लिए सबसे अच्छा काम ये रहेगा कि छुआछूत को समाप्त किया जाए। तो ये अपने अपने मत थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के और जो है महात्मा गांधी जी के। ठीक है, ये अपने अपने इनके मत थे। एग्जाम पॉइंट देखिए, इसी विवाद के समाधान में पूना पैक्ट हुआ था, जहां पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1931 में पूना पैक्ट हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन गया था? पहले में तो गांधी जी गए ही नहीं थे, दूसरे में गए खाली हाथ लौट गए, तीसरे में गए नहीं। ठीक है, लेकिन तीनों में भारत की तरफ से कौन गया था, तो वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था। अब देखो समाज सुधार और रचनात्मक कार्य। अब इसी बीच में क्या है, गांधी जी ने कहा कि जो दलित हैं, जो छुआछूत वर्ग है, इनको जो है छुआछूत को समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो गांधी जी का मानना था स्वतंत्रता के लिए योग्य बनने के लिए भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा। उनका भाई तुम स्वतंत्रता की मांग कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे समाज में तो इतनी सारी बुराइयां फैली हुई हैं, पहले इनको तो समाप्त करो। तो खादी को बढ़ावा दिया। गांधी जी ने कहा कि भाई खादी बनाओ, अपने हाथ से कपड़ा बनाओ। ठीक है ना, छुआछूत का अंत करवाने के लिए प्रयास किए और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा अगर तुमको स्वतंत्र होना है तो ये 3 चीज़ें तुमको करनी पड़ेंगी, इन 3 चीज़ों को अपना लो, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ठीक है, तो ये ट्रिक भी ध्यान रखना। KUU का मतलब क्या है, खादी पर बात की, अनटचेबिलिटी की बात की और यूनिटी की बात की। ये आज़ादी के 3 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 से 1947 तक चला, जो राष्ट्रवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये आंदोलन नहीं चलता तो भारत आज़ाद नहीं होता। इसमें एक नारा दिया गया, करो या मरो, डू और डाई का। तो सामूहिक गिरफ्तारियों के बावजूद, अब जब ये नारा दिया गया करो या मरो, तो भैया ऑपरेशन 0 आवर चालू की अंग्रेजों ने, और जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सभी बड़े बड़े नेता को उठा लिया और जेलों में बंद कर दिया। ये आंदोलन चलाने वाला जब कोई नहीं रहेगा तो आंदोलन चलेगा कैसे। लेकिन सामूहिक गिरफ्तारियों के बावजूद युवाओं और जनता ने आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया। अब यहाँ पर जो है किसी नेता की आवश्यकता नहीं है, जनता खुद इसका आंदोलन करने लगी। तो क्या जनता को पकड़ करके जेल में डाल दोगे? तुम्हारे पास इतनी जेलें भी तो नहीं थी, है ना। तो बिना नेताओं के ये आंदोलन चालू हो गया। 1940-41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह भी चालू कर दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया गया कि अपना अपना सत्याग्रह खुद करो। ठीक है, तो पहले सत्याग्रही कौन थे, जो है विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। ये आपको ध्यान रखना है। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन भी चलाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने 2 राष्ट्र सिद्धांत
टू नेशन थ्योरी का विरोध किया। अंग्रेजों ने कहा ठीक है तुमको हम आज़ाद कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो नेशन बनाए जाएंगे, दो देश बन के तभी हम तुमको अलग करेंगे। गांधी जी ने इसका विरोध किया था। स्वतंत्रता के समय जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, गांधी जी ने दिल्ली और बंगाल में शांति स्थापना के अथक प्रयास किए और बहुत सारे उपवास किए, जिससे कि दिल्ली और बंगाल में जो है किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घट सके। अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों की हर मुमकिन रक्षा होगी, ऐसा कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने कहा भारत को भैया आज़ाद हो जाने दो, भारत को भले टूट रहा है लेकिन आज़ाद हो जाने दो। आज़ाद अगर हो जाएगा फिर जो है जितने भी अल्पसंख्यक हैं और जितने भी नागरिक हैं उनके सारे अधिकार उनको दिए जाएंगे, लेकिन आज़ाद होने दो। ठीक है, ये कांग्रेस का कहना था। अब हमको पता कहाँ से चलता कि ये सब हुआ था, हम कैसे जानते हैं? तो बहुत सारी आत्मकथाएं, ऑटोबायोग्राफी हैं, तो स्मृति पर आधारित जो लेखक होते हैं वो वही बताते हैं जो उन लोगों ने देखा है। तो आत्मकथाओं से हमको जानकारी मिलती है। पूछा जाएगा कि हमको इन सभी आंदोलन के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, तो आत्मकथाओं से मिलती है, सरकारी पुलिस रिकॉर्ड से मिलती है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कितने लोग मरे थे, क्या कैसे हुआ था, वो पुलिस रिकॉर्ड में लिखा गया था, तो वहाँ से हमको जानकारी मिलती है। और अखबार और पत्र, जो उस टाइम के अखबार और पत्र हुआ करते थे, जिनकी कटिंग्स को संभाल करके अभी भी म्यूजियम में रखा गया है, वहाँ से इसकी जानकारी हमको मिलती है। अभी ये कटिंग हमने आपको दिखाई थी जब गांधी जी ने 5 अप्रैल को जो है भाषण दिया था। ठीक है, देखिए पाक्षिक रिपोर्ट। पुलिस शुरुआत में गांधी जी का मजाक उड़ाती थी, लेकिन जन समर्थन देख करके उनकी घबराहट भी साफ दिखती थी। ये सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया है। ठीक है, विदेशी मीडिया पहले जो है इनका शरीर का मजाक उड़ाया था, गांधी जी के शरीर का मजाक उड़ाया था। कहा था अरे भैया ये अर्धनग्न फकीर है, ठीक है ना, बहुत सारा मजाक उड़ाया था। अब्राहम लिंकन बाद में फिर बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन से की है। तो ये सारी जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है पूरा राष्ट्रवाद समाप्त होता है। 1947 तक हमने भारत को आज़ाद करवा लिया है शॉर्ट फॉर्म में। बाकी जब हम टॉप 100 MCQ करवाएंगे तो आपका एकदम से पूरा का पूरा भारत जो है आपकी आंखों के सामने आज़ाद हो जाएगा। मतलब आज़ाद तो हो ही गया है, लेकिन बता रहे हैं कि वो क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, वो भी आपके एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो अगला वीडियो टॉप 100 1905 से लेकर के 1947 तक की वीडियो पर आने वाला है। अब एग्जाम में जाने से पहले आपको ये पूरा पेज देख लेना। वन मैप रिवीजन है, क्या है, 1919 रोलेट एक्ट, 1920 असहयोग आंदोलन, स्वराज बहिष्कार। ठीक है, उसके बाद में अर्लिस्ट सत्याग्रह हुआ था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह, 1930 में दांडी गए गांधी जी, नमक कानून तोड़ दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, 1931 पूना पैक्ट हुआ, 1901 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और फिर उसके बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ। ये पूरा का पूरा राष्ट्रवाद का पेड़ है। और जब MCQ करवाएंगे तो सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पर कुछ MCQ देख लेते हैं, शुक्ला सर के MCQ कॉर्नर। हर वीडियो के लास्ट में, हर नोट्स के लास्ट में आपको कुछ MCQ मिलेंगे। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस आंदोलन में रखा गया था? बताइए, किस आंदोलन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? पूरी स्वतंत्रता की बात की गई थी, कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में। असहयोग आंदोलन में किस वर्ग की भागीदारी कम थी? तो व्यापारी वर्ग और महिलाओं की भागीदारी कम थी। ठीक है, नमक कर भूखे लोगों से उगाही है, यह कथन किसका? किसने कहा था कि नमक कर जो है वो भूखे लोगों की उगाही है? ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर MP हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम और मध्य प्रदेश सहायक भर्ती के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जल्दी से आप लोग नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए, जिससे कि थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाए। फिर एग्जाम टाइम पर हम बढ़िया से आपकी तैयारी करवाएंगे MCQ के द्वारा। और फिलहाल इसका MCQ कल आपको मिलने वाला टॉप 100 MCQ है ना। तो तैयार रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबके पास में इस वीडियो की लिंक भी भेज दीजिएगा। और निवेदन है आप लोगों से, 13 तारीख तक 99 रुपये में आपको ये कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं, तो नोट्स जरूर परचेज कर लीजिए, जिससे कि आपकी बेसिक मजबूत हो सके। और फिर MCQ तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, नंबर वही है 70525470547003। इस पर व्हाट्सएप करके आपको अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। 14 तारीख से ये नोट्स 149 रुपये के हो जाएंगे। तो अगर कोई 14 तारीख को देख रहा है तो आप लोग 149 का ही पेमेंट करना, क्योंकि 14 तारीख के बाद आपको 149 का ही मिलेगा। नहीं फिर कहो सर आप 99 बता रहे थे, अब 149 कह रहे हो, तो पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, 14 के बाद ये 149 का मिलेगा। ये रहा आपका पूरा पेज, स्क्रीनशॉट इसका खींच लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।